नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी एवं बीपीएससी 3.0 एग्जाम के साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। निम्न चित्र में संतुलन दर्शाया गया है। कीमत का निर्धारण बिंदु किस पे है? बिंदु ई पर, पी पर, सी पर, ई पर। तो संतुलन जो है वह सी बिंदु पर दर्शाया गया है। बी सी ऑप्शन सही है। अगला है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कब कर दिया गया? तो 4 सितंबर 1993 में में बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। तो इसका सही आंसर 2 का सी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज एवं विनियोग को बराबर रखने में निम्न में से कौन सा घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज एवं विनियोग को बराबर रखने में जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ब्याज द्वारा ही निभाई जाती है। 3 का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जो है कीन्स हैं। अगला है बचत विनियोग के स्तर पर अर्थव्यवस्था में साम्य में होने की बात कही है। तो बचत विनियोग के स्तर पर अर्थव्यवस्था को संतुलन में होने की बात कीन्स द्वारा कही गई है। कीन्स से ऑप्शन में सही है। 5 का सही आंसर ए है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है? तो प्रतिकूल प्रभाव का मतलब घाटे में कौन रहता है मुद्रास्फीति से? सरकार, निश्चित आय वर्ग, ऋणी वर्ग, सभी। तो मुद्रास्फीति से निश्चित आय वर्ग को घाटा होता है। बी ऑप्शन सही है। अभी हम लाभ प्राप्त करता पिछले वीडियो में लाभ किसको किसको प्राप्त होता है मुद्रास्फीति से, तो हम लोग देखे थे ऋणी, उत्पादक, व्यापारी, निवेशक और निश्चित परिवर्तनशील आय समूह वर्ग को लाभ प्राप्त होता है। जिसमें अगर घाटे की बात की जाए तो ऋणदाता, स्थिर आय वर्ग, जिसमें पेंशन, सामाजिक सेवा लेने वाले, हस्तांतरण भुगतान लेने वाले, ऋणपत्र, प्रतिभूतियों एवं बांड धारक को हानि का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित आय वर्ग को हानि का सामना करना पड़ता है। तो 6 का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध बताता है? तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच परिवर्तन की बात करते हैं। बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी परिवर्तन की दर, ए और बी दोनों सही हैं। 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन फिलिप्स वक्र का ढाल होता है। तो अल्पकालीन फिलिप्स वक्र का ढाल जो है वह ऋणात्मक होता है और दीर्घकाल में ढाल खत्म हो जाता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब हुआ बी ऑप्शन सही है 8 का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का स्वरूप होता है। तो दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का स्वरूप बाएं से दाएं गिरता हुआ, दाएं से बाएं उठता हुआ, वाई अक्ष के समांतर एक खड़ी रेखा, एक्स अक्ष के समांतर एक खड़ी रेखा। तो दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का स्वरूप वाई अक्ष के समांतर एक खड़ी रेखा होता है। सी सही है 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो एडमंड फिलिप द्वारा दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। बी ए ऑप्शन सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण करने वाला बैंक है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर क्राउदर का, हार्ट्रे का, सा का, केन्स का। तो केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण करने वाला बैंक है। यह कथन हार्ट्रे द्वारा कहा गया था। 11 का सही आंसर बी है। मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पीगू, कीन्स, मार्शल, फिशर। तो मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन कीन्स द्वारा किया गया था। 12 का सही आंसर डी है। 13 नंबर, शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो पीटर ए पायर द्वारा शून्य आधारित बजट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 1970 में अमेरिका में शून्य आधारित बजट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 85-86 के बजट में भारत में शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था और शून्य आधारित बजट में
सभी मंत्रालयों की जो निर्धारित बजट है उनको शून्य मान लिया जाता है और इसे सूर्यास्त बजट का भी नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण करने का कार्य जो है वह उद्योग के पास है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। जो विशेषताएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप होती हैं, तो ऐसी बाजार को परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहा जाता है। रॉबिन्सन कहती हैं कि जिस बाजार में फर्म की मांग पूर्णतः लोचदार होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। और रॉबिन्सन कहती हैं लोचदार होती है और गिफिन कहते हैं मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा या अधिक होती है और क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इस बाजार में कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है तथा परफेक्ट कंपटीशन में जो है फर्म कीमत ग्रहण करता होती है। फर्मों की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। मांग वक्र के लोचदार होने का कारण क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होती है। सभी क्रेता विक्रेता कीमत ग्रहण करता होती है और वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न सहजाती या समरूप होती हैं। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और लोच भी अनंत होती है। मांग की आड़ी लोच और लोच दोनों अनंत होती हैं। MRTS प्रतिस्थापन की सीमांत दर 1 के बराबर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता और विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाओं की जानकारी होती है तथा बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है, परिवहन लागत का अभाव होता है, साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्मों को प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि का सामना करना पड़ता है, लेकिन दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। क्योंकि सामान्य लाभ क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, जिससे क्या होती है लाभ को देखकर फर्में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रवेश कर जाती हैं। इससे क्या होता है लाभ फर्मों में बढ़ जाता है, तो असामान्य लाभ जो है सामान्य लाभ का रूप ले लेता है। परफेक्ट कंपटीशन में दीर्घकाल में सभी फर्में अपनी क्षमताओं का पूर्ण विदोहन कर ले जाती हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस प्रतियोगिता में सभी फर्में अपनी क्षमताओं का पूर्ण विदोहन कर ले जाती हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में दीर्घकाल में सभी फर्में अपनी क्षमताओं का पूर्ण विदोहन कर ले जाती हैं। यहाँ फर्म के पास अतिरिक्त क्षमता नहीं बचती है। परफेक्ट कंपटीशन में संसाधनों का बेहतर आवंटन हो जाता है और पूरी क्षमता का भी दोहन हो जाता है। यही कारण है कि उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है और उत्पादन कीमत तय हो जाती है। परफेक्ट कंपटीशन में आर्थिक कल्याण अधिकतम होता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्षमताओं का पूर्ण विदोहन, संसाधनों का बेहतर प्रयोग, आवंटन होता है। लागत के न्यूनतम होने से फर्म की लाभ अधिकतम हो जाती है। लागत के न्यूनतम होने से न्यूनतम बिंदु पर कीमत सेट हो जाती है, जिससे उपभोक्ता का कल्याण भी अधिकतम हो जाता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों का कल्याण अधिकतम होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छी बाजार जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है। दुनिया के तमाम देश जो है अपने बाजार में परफेक्ट कंपटीशन सेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस बाजार में न्यूनतम लागत एवं न्यूनतम कीमत सेट होने पर उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों को लाभ मिलता है। भारत में भी पूर्ण प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए राघवन समिति का गठन किया गया और 1999 में और 2002 में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया और 2002 से इस आयोग ने पूर्णतः कार्य प्रारंभ किया और आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि किस प्रकार विभिन्न बाजार में परफेक्ट कंपटीशन स्थापित किया जाए। तो यह परफेक्ट कंपटीशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है? उद्योग निर्धारित करता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है। अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है। अल्पाधिकार बाजार में क्या पाया जाता है? अल्पाधिकार बाजार में अधिक विक्रेता होते हैं, 2 विक्रेता होते हैं, 1 विक्रेता होता है, कुछ विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार बाजार में। सी सही है। अगला एक फर्म सामान्य लाभ
कमाती है कब? तो एक फर्म जब सामान्य लाभ कमाएगी जब AR एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कास्ट के होती है, तब फर्म सामान्य लाभ कमाएगी। यहाँ TR TC तो यह नहीं होगा, यह गलत है, कोई नहीं हो जाएगा, TR TC कोई नहीं हो जाएगा। एक फर्म सामान्य लाभ तभी कमाएगी जब क्या होगा, औसत आय औसत लागत के बराबर होगा। औसत आय AR एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कास्ट। तो एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कास्ट का मतलब ए हो गया। इस स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा अगर AR ज़्यादा है AC से, मतलब एवरेज कास्ट ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कास्ट से, मतलब राजस्व ज़्यादा है और लागत कम है तो असामान्य लाभ हो जाएगा। और अगर क्या हो जाएगा, AR कम है और AC ज़्यादा है, मतलब एवरेज कास्ट मतलब औसत लागत ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है तो हानि हो जाएगी। तो फर्म लाभ, हानि और सामान्य लाभ 3 स्थितियों का सामना करती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। किसी फर्म का खंड सम बिंदु व्यक्त करता है फर्म के अधिकतम उत्पादन की स्थिति को, अधिकतम लाभ की स्थिति को, शून्य लाभ की स्थिति को, न्यूनतम लाभ की स्थिति को। तो फर्म का खंड सम बिंदु जो है वह शून्य लाभ की स्थिति को व्यक्त करता है। शून्य लाभ की स्थिति का मतलब हुआ C ऑप्शन सही है। कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्न में से किस वक्र का प्रयोग किया जाता है? तो कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए PCC का प्रयोग किया जाता है। PCC C ऑप्शन में दिया गया है। और ICC का प्रयोग जो है एंजिल वक्र निर्धारण हेतु किया जाता है। तो PCC C ऑप्शन में दिया है, C सही है 19 का। अगला 20 नंबर क्वेश्चन। एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत क्या होंगे, एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, खराब स्थानापन्न होते हैं, अच्छे स्थानापन्न होते हैं, पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। तो जब आगत जो है पूर्ण स्थानापन्न होते हैं तब समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होती है। तो इसका क्या हुआ, 20 का सही आंसर D है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन। मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होती है। तो मांग वक्र कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन होती है। मांग वक्र कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन होती है, A ऑप्शन सही है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन। निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव होता है। तो निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, 22 नंबर A सही है। 23 नंबर। एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक AC बराबर AR, AC बराबर MC, MC बराबर MR, TC बराबर TR। तो एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक MC बराबर MR है, और MC बराबर MR C ऑप्शन में दिया गया है। तो 23 का सही आंसर C है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अधिकारी साम में उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां MR बराबर होगा MC से, MR कम होगा MC से, MR बराबर होगा AR से, MR बराबर MC और MR कम होगा AR से। तो एक अधिकारी साम में उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां MR बराबर MC होगा। MR बराबर MC, MR बराबर MC, MR बराबर C ऑप्शन दिया गया है, MR बराबर MC। और एक फर्म तब उत्पादन करेगी जब MR बराबर MC, उत्पादन भी तब भी करेगी जब MR MC होगा, तब तक उत्पादन करेगी जब तक MR MC होगा, और संतुलन भी वही होगा जब तक जहाँ पर MR बराबर MC होगा। तो 23 और 24 में दोनों में यही सही आंसर है, एक ही MR MC। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न चित्र में दर्शाया गया है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत क्या होगी? तो उपभोक्ता की बचत त्रिभुज CPE होगी। त्रिभुज CPE C ऑप्शन में दिया गया है। ये उपभोक्ता की बचत होगी। अगर उत्पादक की बचत पूछा जाए तो त्रिभुज PEA या उत्पादक की बचत हो जाएगी। तो उपभोक्ता की बचत C ऑप्शन में दिया गया, ये ऊपर वाला उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है त्वरण वक्र औजाइक वक्र खींचा जाता है की सहायता से माध्यिका संचयी आवृत्ति विवरण बहुलक समांतर माध्य।
तो त्वरण वक्र या ओजाइक वक्र जो है संचयी आवर्त विवरण वितरण की सहायता से खींचा जा सकता है। त्वरण वक्र संचयी आवर्त वितरण की सहायता से खींचा जाता है। 26 का सही आंसर बी है। अगला 27 नंबर, निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर माप की बात की जाए तो इसमें बहुलक है, माध्यिका है, समांतर माध्य है, हरात्मक माध्य हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। श्रेणी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो 27 का सही आंसर ए है।